प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे इसमें 4 टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। फर्स्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद यहां पर हम देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद टर्टरी स्ट्रक्चर रहेगा, टर्टरी स्ट्रक्चर रहेगा। और लास्ट हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रहेगा। सो यहाँ पर फर्स्टली हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे ये प्राइमरी, इसमें आप देखो तो जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो जनरली हम 3D स्ट्रक्चर तक इसके देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम प्रोटीन में देखेंगे तो इसमें 4 इसके स्ट्रक्चर रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी और क्वाटरनरी। सो आपकी बुक में ये थोड़ा सा टॉपिक दिया है तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे तो इसमें मेनली हमारे जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला को इस तरीके से हम दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है तो इस तरीके से हम CaCl3 लिखेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि NaCl है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इसका 2D स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि बेंजीन है तो बेंजीन को इस तरीके से यहाँ पर दिखाना पड़ता है, ये बेंजीन हो गया। इसके अलावा जैसे कि मीथेन है तो मीथेन को भी इस तरीके से यहाँ पर इसके 2D स्ट्रक्चर में दिखाना पड़ता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा फिजिसिस्ट अगर किसी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है तो वो 3D स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेगा, 3D स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेगा। बट अगर हम बायोलॉजी में देखेंगे तो बायोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो बायोलॉजी में ये प्रोटीन के अंदर 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। प्रोटीन के अंदर 4 टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, जिस तरीके से आगे हमने देखा था। यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर एक हमारा लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। और ये जैसे कि यहाँ पर कोई एक अमीनो एसिड है, कोई एक अमीनो एसिड ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, ये तीसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, यहाँ पर एडेस जुड़ता है। इस तरीके से हमारा एक लंबा चेन बनेगा। यहाँ पर फिर से ए जुड़ेगा, यहाँ पर एडेस फिर से जुड़ेगा, तो इस तरीके से हमारा ये एक लंबा चेन बनेगा। तो इसको हम, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते थे। अब ये पॉलीपेप्टाइड जो स्ट्रक्चर रहेगा ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये एक लंबा चेन के स्ट्रक्चर में रहेगा, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, और ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब या डिसाइड करता है इसके अंदर कितने नंबर में एमिनो एसिड रहेंगे। सो ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कितने नंबर में एमिनो एसिड रहेंगे और कौन से सीक्वेंस में रहेंगे, और सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, इसमें कौन सा सीक्वेंस रहेगा, इसमें नंबर में। जैसे कि यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर 20 एमिनो एसिड रखने हैं, 30 रखने हैं, 40 रखने हैं, 100 रखने हैं, 500 रखने हैं, कितने एमिनो एसिड रखने हैं, ये डिसाइड कौन करेगा, तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। आगे आप जेनेटिक वाले जो चैप्टर है इसमें आप देखने वाले हैं, जेनेटिक वाले चैप्टर में आप देखेंगे जो मैसेंजर आरएनए रहेगा, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडिंग रहेगा, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडिंग रहेगा, और ये यूसीएजी के फॉर्म में रहेगा, यूसी और जी। ये आगे आप, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप इसको देखने वाले हैं। तो ये यूसीएजी के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर यूसीएजी में ये चारों हमारे जो यहाँ पर ये चारों क्या है, तो ये चारों हमारे नाइट्रोजीनस बेस है, नाइट्रोजीनस बेस है।
और ये नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के, एक हमारा डीएनए और दूसरा आरएनए। तो ये आरएनए जो बनेगा वो डीएनए से बनेगा। और जैसे कि यहाँ पर कोई एक डीएनए है, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें से आरएनए बनता है। ये बन गया, ये क्या है, तो ये डीएनए है, ये हमारा आरएनए हो गया। अब यहाँ पर ये जो आरएनए रह गए, आरएनए के भी 3 टाइप है। एक हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा हमारा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा हमारा रिबोसोमल आरएनए। इस तरीके से 3 टाइप के आरएनए रहेंगे। अब ये आरएनए जो बनेंगे वो बनेंगे कहां पर, तो ये न्यूक्लियस में बनेंगे। बट ये न्यूक्लियस से बाहर जाके, न्यूक्लियस जो पोर रहते हैं, न्यूक्लियर पोर से ये बाहर साइटोप्लाज्म में जाते हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, तो साइटोप्लाज्म में आपको पता है हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे रिबोसोम रहते हैं। तो ये रिबोसोम के साथ जाके जुड़ेगा। जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए है तो ये रिबोसोम के साथ इस तरीके से जुड़ेगा, ये रिबोसोम के साथ इस तरीके से जुड़ेगा और ये यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसके ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये हमारा कोड प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से UCA, इसके बाद UGA, इस तरीके से कुछ भी कोड प्रेजेंट हो सकता है। तो ये कोड के हिसाब से यहाँ पर हमारे ये एक स्पेशल कोड रहेगा। ये 3 नाइट्रोजिनस बेस का यहाँ पर ट्रिपलेट रहेगा। तो ये एक कोड बनाएगा और ये कोड यहाँ पर कोई एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो आपको इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि कोई एक एमिनो एसिड आ गया, ये एडीएस एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे जो रिबोसोम रहेंगे, इसमें ये दोनों में इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पर ट्रिपल डैश हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे और हमारा प्रोटीन यहाँ से निकलता रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, ये सारी प्रोसेस में हमारे कितने एमिनो एसिड रखने हैं ये डिसाइड करेगा इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पर सीक्वेंस डिसाइड करेगा। सीक्वेंस में क्यों, तो सीक्वेंस में अगर यहाँ पर कोई भी, जैसे कि यहाँ पर ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड में जैसे कि पहले ग्लाइसिन है, पहले यहाँ पर मिथियोनिन है, ग्लाइसिन है, सेरिन है, यहाँ पर टायरोसिन है। तो इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस में थोड़ा भी म्यूटेशन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये कोड में कुछ प्रॉब्लम आया और ये कोड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर आ गया, तो यहाँ पर हमारे जो ग्लाइसिन, जैसे कि ये ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन की जगह अगर वेलाइन आ गया, यहाँ पर ग्लाइसिन की जगह अगर वेलाइन आ गया, तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोटीन बनेगा, ये हमारा प्रोटीन एबनॉर्मल प्रोटीन, पहले यहाँ पर जैसे कि ग्लाइसिन था तो ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन था और हमको जो प्रोटीन चाहिए था वही प्रोटीन मिलेगा। बट यहाँ पर जैसे कि ग्लाइसिन की जगह कुछ और आ गया, हमारा यहाँ पर एमिनो एसिड जैसे कि वेलाइन आ गया, तो हमारा ये जो प्रोटीन बनेगा ये हमारा एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। और ये एबनॉर्मल प्रोटीन आगे जाके जो भी हमारा नॉर्मल फंक्शन है इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। ओके, सो आपको ये समझना है। आगे वाले चैप्टर में आप इसको देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल होगा सिकल सेल एनीमिया, तो ये इसका एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। तो ये सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आने की वजह से होता है। सो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा इसमें कुछ बेंडिंग और ट्विस्टिंग होंगे, ये हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें कुछ बेंडिंग और ट्विस्टिंग होंगे और इस वजह से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, एक हमारा अल्फा हेलिक्स और दूसरा हमारा बीटा हेलिक्स या बीटा सीट बोल सकते हैं, बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड सीट बोल सकते हैं, या बीटा प्लेटेड सीट बोल सकते हैं। ओके, ये कैसे होता है, तो आगे हमने बात किया। यहाँ पर ये हमारा पॉलीपेप्टाइड है, तो ये पॉलीपेप्टाइड में यहाँ पर जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पर ए और एडीएस के बीच में यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर हमारे एडीएस के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर ये बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर कोई एक हमारा पहला वाला एमिनो एसिड और यहाँ पर हमारा ये
फोर्थ वाला एमिनो एसिड। तो इन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बनता है तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से कोइल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये कोइल स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्पाइरल स्ट्रक्चर बनेगा। अल्फा हेलिक्स जो रहेंगे वो स्पाइरल स्ट्रक्चर रहेगा, स्पाइरल हेलिक्स रहेगा या स्पाइरल हेलिक्स रहेगा। तो ये इस तरीके से, और इसका जो रोटेशन रहता है वो भी राइट हैंडेड रोटेशन रहता है, राइट हैंडेड रोटेशन रहता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्फा हेलिक्स, इसमें जो रोटेशन रहता है वो राइट हैंडेड रोटेशन रहता है। कैसा? राइट हैंडेड रोटेशन रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्पाइरल रहेगा, स्पाइरल एक कोइल शेप में रहेगा। और बीटा हेलिक्स में अगर हम देखेंगे तो बीटा हेलिक्स में यहाँ पर जिगजैग स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा रहेगा? बीटा हेलिक्स में जिगजैग स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर हमारे अल्फा हेलिक्स में एक ही हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच यहाँ पर ये सब होता है, बट यहाँ पर बीटा हेलिक्स में देखेंगे तो कोई एक हमारा ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अल्फा हेलिक्स में जैसे कि यहाँ पर कोई एक हमारा एमिनो एसिड है, यहाँ पर ये दूसरा एमिनो एसिड है, यहाँ पर तीसरा एमिनो एसिड, इस तरीके से ये हमारे ये सारे एमिनो एसिड रहते हैं, ये सारे हमारे एमिनो एसिड रहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा ये हमारे इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहेगा वो हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ये हमारे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दो हमारे जो मॉलिक्यूल, हमारे जो एमिनो एसिड है इसके बीच में फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा इंट्रामोलिक्यूल। बट यहाँ पर बीटा हेलिक्स में हम देखेंगे तो बीटा हेलिक्स में इस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो हमारे दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बनेगा। जैसे कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और दूसरा हमारा ये पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसको हम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बीटा हेलिक्स में बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटर है और ये इंट्रा है, इन दोनों का आपको जो डिफरेंस है वो समझ लेना है। इसके अलावा हम इसमें बात करें तो जैसे कि अल्फा हेलिक्स में हमारा जो ये टर्न रहता है, एक टर्न के अंदर 3.5 एमिनो एसिड रहेंगे, यानी कि 3.5 या 3.6 एमिनो एसिड इसके अंदर रहेंगे। सो आपको ये जैसे कि यहाँ पर 1, 2 और 3 इस तरीके से ये हमारे एक टर्न के अंदर एमिनो एसिड रहेंगे। और नेक्स्ट में इसके दोनों के एग्जांपल बात करें तो अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल जैसे कि केराटिन है, मायोसिन है एंड ट्रोपोमायोसिन, ये इसके एग्जांपल है। और बीटा हेलिक्स में जो प्लेटेड सीट रहेगा तो ये हमारा जिगजैग स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें इसके एग्जांपल है फाइब्रोइन, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैरोटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये हमारे अल्फा हेलिक्स में आते हैं और फाइब्रोइन ये हमारे बीटा हेलिक्स में आता है, तो ये आपको याद कर लेना है। सो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन सारे बॉन्ड देखे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे ये जो सेकंडरी स्ट्रक्चर रहेगा वो स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, स्टेबल रहेगा। हमने यहाँ पर प्राइमरी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो मोस्ट इनस्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। और इससे भी स्टेबल जो रहेगा वो हमारा टर्टरी स्ट्रक्चर, ये हमारा 3D स्ट्रक्चर रहेगा। आगे हम इसको देखते हैं। इसके बाद टर्टरी स्ट्रक्चर के लास्ट थर्ड वाला हमारा टर्टरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्टरी स्ट्रक्चर हमारा 3D स्ट्रक्चर रहेगा। ये कैसे बनेगा? तो टर्टरी स्ट्रक्चर बनेगा, इट इज फॉर्म बाय फर्दर कॉम्प्लेक्स बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग of secondary structure of protein और ये नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ये स्ट्रक्चर कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ये स्फीयर लाइक हो सकते हैं,
स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसके अलावा रोड शेप हो सकते हैं, इसके अलावा ये फाइबर शेप में भी हो सकते हैं, फाइबर शेप में भी हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे टर्टल स्ट्रक्चर रहेंगे। ये कैसे है, तो जैसे कि हमारा अल्फा हेलिक्स था, तो अल्फा हेलिक्स इस तरीके से ये, इसमें कई और सारे बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग होंगे और इस तरीके से हमारा ये टर्टल स्ट्रक्चर बना रहेगा। ये हमारा 3D स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा रहेगा, तो 3D स्ट्रक्चर। और यहाँ पर कई और सारे बॉन्ड भी फॉर्म होते हैं, इसमें कई और सारे नए बॉन्ड भी जुड़ते हैं इसमें, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, और हाइड्रोजन, सेकंड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था। इसके अलावा कई और बॉन्ड जुड़ते हैं, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ते हैं। इसके अलावा हमारे जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इसके अलावा जैसे कि हमारे वांडर वाले अट्रैक्शन, वांडर वाल्स अट्रैक्शन या फोर्स, वांडर वाल फोर्स। तो ये सारे बॉन्ड हमारे टर्टल स्ट्रक्चर में बनते हैं और इसको हमारे जो भी सेकंड स्ट्रक्चर है इसको 3D शेप प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो टर्टल स्ट्रक्चर रहेगा वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। इसके भी आगे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये भी इससे भी ज्यादा स्टेबल रहता है, बट हमारे कई सारे जो प्रोटीन हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं वो दिखाते हैं इसका टर्टल स्ट्रक्चर, इसके टर्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। बट इसमें से कुछ जो हमारे प्रोटीन रहेंगे वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखाएंगे। सो इसके एग्जांपल में जैसे कि आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, इंसुलिन ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, तो ये हमारे जो मल्टीमेरिक प्रोटीन रहेंगे, हमारे मल्टीमेरिक प्रोटीन रहेंगे, इसके अंदर बनेगा। ये मल्टीमेरिक प्रोटीन क्या होता है, तो मल्टीमेरिक प्रोटीन हमारे ऐसे प्रोटीन रहते हैं जो हमारे ये जो सेकंड टर्टल स्ट्रक्चर है, ऐसे टर्टल स्ट्रक्चर वाले कई प्रोटीन यहाँ पर, जैसे कि ये कोई टर्टल स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, ये दूसरे टर्टल स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन से इस तरीके से जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ये दूसरा टर्टल स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन जुड़ गया। तो इस तरीके से दोनों हमारे टर्टल स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन मिलके हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आपने हीमोग्लोबिन में देखा होगा, तो हीमोग्लोबिन में दो हमारी अल्फा चेन रहती है और दो बीटा चेन रहती है। इस तरीके से ये हमारे दो अल्फा चेन और ये दो बीटा चेन, यहाँ पर ये बीटा 1 और ये बीटा 2 और ये अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीम आयन भी रहते हैं, आयन भी रहते हैं। और ये इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है हमारे जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सेलुलर लेवल तक ले जाना है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको हम कंपेयर करते हैं एक हमारा जो बिल्डिंग रहता है, बिल्डिंग से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे कि हमारा कोई एक बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको पता है बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। और ये ब्रिक्स क्या होता है, तो ब्रिक्स को हम कंपेयर करते हैं एमिनो एसिड के साथ, एमिनो एसिड के साथ। जैसे कि यहाँ पर कोई एक ब्रिक्स है, ये दूसरी ब्रिक्स है, तीसरी ब्रिक्स है, इसको यहाँ पर रखा है, तो ये हमारे सारे एमिनो एसिड हो गए। अब ये जो ब्रिक्स रहेंगी, ब्रिक्स मिलके क्या बनाएंगे, तो वॉल बनाएंगे। तो वॉल को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये वॉल ब्रिक्स मिलके यानी कि एमिनो एसिड मिलके इस तरीके से हमारी वॉल बना लेंगे। तो ये हमारी वॉल हो गई। ओके, अब ये वॉल में ट्विस्टिंग करते हैं, वॉल में ट्विस्टिंग करते हैं। तो हमारी वॉल में ट्विस्टिंग करने से क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर वॉल में ये ट्विस्टिंग कर दिया, ये वॉल इस तरीके से थी तो यहाँ पर इस तरीके से कर दी और इसको भी इस तरीके से कर दी। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर मिला वो सेकंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर वॉल को ट्विस्टिंग करने से जो स्ट्रक्चर मिलेगा यानी कि दूसरी वॉल बनेगी, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सारी वॉल इस तरीके से मिलके एक हमारा 3D रूम बना लेगी, एक हमारा रूम बना लेगी और ये 3D होगा।
तो इस तरीके से हमारा जो रूम बन गया, इस रूम को हम बोलेंगे, इस रूम को हम बोलेंगे टर्टरी स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे टर्टरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये रूम हो गया। सो ये रूम हमारा टर्टरी स्ट्रक्चर। इसके साइड में यहाँ पर दूसरा रूम हम बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारा दूसरा रूम बन गया, इसके आगे ये हॉल बन गया, तो ये हमारा पूरा बिल्डिंग प्रिपेयर हो गया। ये हमारा एक टर्टरी स्ट्रक्चर, ये हमारा एक टर्टरी स्ट्रक्चर, ये दूसरा टर्टरी स्ट्रक्चर और ये तीसरा टर्टरी स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये हमारा पूरा घर बन गया, यानी कि हमारा बिल्डिंग बन गया। तो इसको बिल्डिंग को ये रूम मिलके बिल्डिंग बनाएगी, बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, फोर्थ स्ट्रक्चर बोलेंगे। सो आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोटीन टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट में हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखने वाले हैं। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।